हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है खाली घोंसला या घर सिंड्रोम, यानी कि एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। आइए बात करते हैं कि खाली घर सिंड्रोम क्या है, ये किस वजह से हो सकता है, माता पिता पर इसका क्या असर पड़ने की संभावना हो सकती है, इससे हम अपने आप को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। आइए आज ये समझते हैं। खाली घर सिंड्रोम कोई क्लिनिकल स्थिति नहीं, बल्कि एक बदलाव की परिस्थिति है जो उन पेरेंट्स में देखने को मिलती है जिनके बच्चे अन्य शहरों या देशों में चले जाते हैं या जाने वाले होते हैं। वजह कुछ भी हो सकती है, जैसे पढ़ाई, नौकरी, शादी या कोई और वजह। ऐसे में पेरेंट्स अक्सर दुखी, मायूसी, घबराहट, नींद में दिक्कत, खालीपन, हताश, अकेलापन और ठुकराया हुआ लंबे समय तक अनुभव कर सकते हैं। उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि मानो उनकी जिंदगी का कोई लक्ष्य ही नहीं रहा। पेरेंट्स की आधी से ज्यादा जिंदगी बच्चों के इर्द गिर्द होती है। उनकी जरूरतों को पूरा करने को ही वो अपना जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। बच्चों के घर से जाने के बाद वो अपने आप को लक्ष्यहीन समझने लगते हैं। ये परिस्थिति पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि ये अंतर पुरुषों और महिलाओं में भावनाओं को जाहिर करने की आजादी या क्षमता की वजह से भी हो सकती है। एक शोध में यह भी पाया गया है कि क्योंकि ये समय औरतों में मेनोपॉज और उससे होने वाले हार्मोनल बदलाव का होता है, इस वजह से उनमें इसका असर ज्यादा होने की संभावना है। हालांकि पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन उनके लिए बच्चों का घर की दहलीज को पार करना तकलीफ देता है। ऐसे में उन्हें लगता है कि वो किसकी देखभाल करें, बच्चे अपना ख्याल कैसे रखेंगे और शायद अब वो उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेंगे। घर का खालीपन उन्हें काटने को दौड़ता है। आमतौर पर पेरेंट्स कुछ हफ्तों में ही अपने जीवन से वापस जुड़ जाते हैं, लेकिन कभी-कभी ये स्थिति लंबे समय तक बनी रह सकती है। आइए खाली घर सिंड्रोम को कुछ पेरेंट्स के अनुभवों से और बेहतर तरीके से समझते हैं। 3 बच्चों की मां लतिका, जो एक विधवा है, अपने अनुभव के बारे में बताती हैं कि उनकी बेटी जब शादी करके गई तब से उनका स्वास्थ्य कुछ बिगड़ने लगा, लेकिन उनके दोनों बेटों ने उन्हें संभाला। मुश्किल तब खड़ी हुई जब उनका छोटा बेटा पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया। तब से वो उदास रहने लगी और बात-बात पर रो देती। वो इस बात को बखूबी समझती हैं कि बच्चे की पढ़ाई है, लेकिन उनसे ये दुख बर्दाश्त नहीं होता। उन्हें अपने दोनों बच्चों की कमी बड़े बेटे के साथ होते हुए भी बहुत खलती है। उनका ज्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं है और समाज से कटे हुए महसूस होने के कारण उन्हें तरह तरह की बीमारियां और बेचैनी घेरे रहती है। आइए एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। विवेक और राधिका की कहानी थोड़ी अलग है। इनकी शादी को 45 साल हो गए हैं। बताते हैं कि उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का। सभी शादीशुदा हैं और अलग-अलग शहरों में रहते हैं। वे दोनों कामकाजी थे। विवेक इंजीनियर और राधिका स्कूल की प्रिंसिपल थी। राधिका अक्सर अपनी बड़ी बेटी से मिलने जाती है और उन्हें नानी के रूप में प्यार और सम्मान मिलता है। उनका एक सक्रिय सामाजिक जीवन भी है, सहयोगी है जिनके साथ उनका समय अच्छे से बीत जाता है। वो इससे बेहतर तरीके से निपट रही हैं, जबकि उनके पति बहुत चुप-चुप और सबसे कटे-कटे रहते हैं। वो अपने बच्चों से कुछ ज्यादा ही लगाव रखते थे और उनके जाने के बाद अकेला महसूस करते हैं। राधिका उन्हें लोगों से मिलने की सलाह देती है, लेकिन स्वभाव के अंतर्मुखी होने की वजह से वो अक्सर अकेले रहते हैं।
राधिका कहती हैं कि जितना हो सकता है उतना समय वो उनके साथ बिताती है ताकि वो अपने मन की बात उनसे कह सकें और अपने अकेलेपन और इसकी तकलीफ से छुटकारा पा सकें। आइए अब समझते हैं कि खाली घर सिंड्रोम से कैसे निपटा जाए। ये कोई नैदानिक या क्लिनिकल स्थिति नहीं है, बल्कि एक बदलाव है, और जैसे हर बदलाव से गुजरते हुए हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ठीक वैसा यहाँ भी है। हर मुश्किल परिस्थिति से जूझने की हर व्यक्ति की क्षमता और तरीके अलग हो सकते हैं। इससे निपटने के कई तरीके हैं, जैसे जब इस बात की जानकारी हमें पहले से है कि एक दिन हमारा बच्चा पढ़ाई या नौकरी या किसी और कारणवश घर से दूर जाएगा ही, तो हम अपने आप को पहले से ही इसके लिए तैयार कर सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि आखिर उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, कौन से ऐसे काम हैं जो हमें व्यस्त रख सकते हैं। कभी कभी दूसरे माता पिता जो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, उनसे मिलने से भी बेहतर महसूस होता है। ऐसा करने से हिम्मत भी मिलेगी और अकेलापन भी नहीं होगा। दूसरा तरीका है परिवार का सहयोग। अपने परिवार के और सदस्यों से जुड़ना, बात करना एक अच्छा जरिया है अच्छा महसूस करने का। परिवार के और आवश्यक कार्यों से जुड़ना भी लाभदायक हो सकता है। तीसरा तरीका है मित्रगण। मित्रगणों का अपना महत्व है। कभी कभी हम मित्रों से वह कह लेते हैं जो परिवार वालों से नहीं कह पाते हैं। पुराने दोस्तों से मिलना, उनके साथ घूमने फिरने का प्लान बनाना भी खुशी देता है। चौथा तरीका है रचनात्मक या अपने पसंद के कार्यों से जुड़ना। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं मगर समय के अभाव से नहीं कर पाते। अब इस बचे हुए खाली समय का इस्तेमाल अपने किसी पुराने शौक को जिंदा करने या नए शौक बनाने के लिए कर सकते हैं। जिन्हें खाना बनाने में रुचि है वो किसी नए तरीके के पकवान बनाना सीख सकते हैं। जिन्हें संगीत में रुचि है वो कोई वाद्य सीख सकते हैं। अपनी पसंद के हिसाब से जो भी उन्हें सही लगे उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि अब इस उम्र में क्या ये सब करें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे कुछ नया सीखना हो, संस्था से जुड़ना हो, कीर्तन प्रवचन में जाना हो, ड्राइविंग सीखनी हो इत्यादि। आपकी जिंदगी है, आप इसे भरपूर जिएं। अपने आप पर ध्यान दें और अपने लिए भी जिएं। पेरेंट्स के लिए ये समय साथ और आपसी सहयोग का है। एक दूसरे के लिए समय निकालें, साथ में एक्टिविटीज करें, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं। आजकल के समय में मोबाइल फोन और इंटरनेट ने एक दूसरे से जुड़े रहना बहुत आसान कर दिया है। आप अपने बच्चों से फोन, वीडियो कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए जुड़कर रह सकते हैं। साथ ही बच्चों के समय के साथ सामंजस्य बनाने का प्रयास करें, क्योंकि अब उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं जिसमें वो व्यस्त हो सकते हैं। ये हमेशा याद रखें कि आपके बच्चे सिर्फ आपसे दूर रहते हैं, वो आज भी आपके बच्चे हैं और आपसे प्यार भी करते हैं। उन्हें आपकी ज़रूरत है और वो आपसे मिलने आते रहेंगे। त्योहारों में, छुट्टियों में इस मौके को उनसे दोबारा जुड़ने के लिए उपयोग करें। संभव हो तो कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएं। ऐसे में आपको उनके साथ रहने का मौका भी मिलेगा और ये भरोसा भी होगा कि वो आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। इन सब में इस बात के लिए संवेदनशील होना आवश्यक है कि आपके बच्चे भी अब अपना वयस्क जीवन आरंभ कर सकते हैं। इसमें अब उनके साथी, बच्चे, मित्र इत्यादि भी स्थान और समय लेंगे। आपके बच्चे को भी सामंजस्य बनाने में समय लगेगा। आठवां तरीका है भावनात्मक स्तर पर दूरी होना असल दूरी है।
इसलिए कोशिश करें कि ये ना बढ़े। आप उनसे अपने मन की बात कहें और उनकी बात को सुनने और समझने का प्रयास करें। आप दोनों दूर हैं, आलोचना से बचें। अगर आप उनकी हर बात को मॉनिटर करेंगे तो वो आपसे दूर चले जाएंगे। राय मशवरा आवश्यकता अनुरूप ही दें। 9वां और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि आप खुद की संपूर्णता पर संदेह ना करें। आमतौर पर पेरेंट्स कुछ हफ्तों में ही अपने जीवन से जुड़ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके आपसे दूर जाने की वजह से आपका महत्व कम हो गया है। आप आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने कल थे। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो इस बात का अफसोस करने की जगह कि वो आपसे दूर चले गए, इस बात की खुशी मनाएं कि वो अपने जीवन में उन्नति कर रहे हैं और आपकी सालों की मेहनत और परवरिश सफल हो गई है। हमारा 10वां और आखिरी तरीका है प्रोफेशनल हेल्प, यानी कि पेशेवर सलाह। अगर ऊपर लिखे तरीके आपके काम नहीं आ रहे हैं और आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और लगातार दुखी, नींद में दिक्कत, खालीपन, हताश, अकेलापन आदि लंबे समय से महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में पेशेवर सलाह यानी कि प्रोफेशनल हेल्प लेना लाभकारी साबित हो सकता है, जैसे काउंसलर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आदि। धन्यवाद।